आप ही से सीखकर आप ही की विद्या को आप पर ही लागू करेंगे। जापान ने अपने संसाधनों का पूरी तरह से डेवलपमेंट में फोकस किया, दुनिया की टॉप 3 जीडीपी बनकर खड़ा हुआ, लेकिन उसके उलट अमेरिका ने उसके साथ टैरिफ गेम खेल दिया। जानकारी मिली कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से भी पूछा है, बताओ भाई तुम युद्ध होगा तो हमारे साथ हो गया नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ताजा कार्यकाल में उतरे थे तो चीन के साथ राइवलरी के नाम पर टैरिफ वॉर खेलना शुरू किए थे। उठाकर जिसके मन में जहां आया उस तरह का टैरिफ टिका दिया। कहा गया कि आप अमेरिका के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लीजिए रेसिप्रोकल टैरिफ। और दुनिया में एकता लाने के मन में कि सब तरफ संभाव दिखाई दे, ऐसी फीलिंग लाने के चक्कर में ट्रंप ने दुनिया भर के तमाम अपने जो मित्र थे उन पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लाद दिया। फिर चाहे उन मित्रों में जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ही शामिल क्यों ना हो। अब ऐसे देशों पर लादे गए जो टैरिफ थे वो समय का इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी यह जानने की कि आपके साथ कौन खड़ा है, तो आप ही से सीखकर आप ही की विद्या को आप पर ही लागू करेंगे और आपको बताएंगे कि राष्ट्र हित सर्वोपरि। एक कहावत है, जैसा पौधा बोएंगे वैसे ही फल प्राप्त करेंगे। इसको और कड़े शब्दों में कहा जाता है कि जब बोया पेड़ नीम का तो आम कहां से हो, या बोया पेड़ बमूल का तो आम कहां से हो। ट्रंप ने इस पूरी दुनिया को अपनी तरफ से धता बताते हुए यह कहा था कि हम सर्वोच्च सत्ता वाले लोग हैं और जब हमारे पास सत्ता है तो हम अपने तरीके से आपके साथ टैरिफ गेम खेल सकते हैं। ये तमाम वो देश भी थे जिन्होंने समय समय पर अमेरिका का साथ दिया था, फिर चाहे अमेरिका को दुनिया के ऊपर राज करने में ही सहूलियत देने वाली बात क्यों ना हो। आप सभी ऐतिहासिक रूप से यह बात जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा जो गवर्न किया गया गठबंधन, जिसे आप नाटो के नाम से जानते हैं, वो अमेरिका के साथ यूएसएसआर के खिलाफ हुआ ही इसलिए था क्योंकि तब अमेरिका ने अपनी तरफ से इन सभी देशों को आश्वस्त किया था कि मैं आप सबकी सुरक्षा करूंगा। आपको याद होगा जब कोरियन पेनिनसुला का विभाजन हो रहा था, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया बन रहे थे, तो नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर और चाइना का सपोर्ट मिला था और साउथ कोरिया को अमेरिका का साथ मिला था। इन दोनों के साथ के चलते ये दोनों देश कईयों सालों तक आपस में झगड़ते रहे। साउथ कोरिया ने अमेरिका की मित्रता स्वीकारी और कहा कि आप जो कहेंगे वैसी पॉलिसी हम अपनाएंगे। विचारिए कि इस अमेरिका ने उस साउथ कोरिया के साथ धोखा देते हुए उस पर टैरिफ लाद दिए। ठीक इसी तरह से जापान, जिसके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने यह कहते हुए मित्रता का हाथ बढ़ाया था कि देखो हमने तुम्हें बम से मार तो दिया, हिरोशिमा नागासाकी तुम्हारे ऊपर खत्म करके हमने जो लिटिल मैन और फैट बॉय नाम के जो बम तुम्हारे ऊपर गिराए हैं, तुम्हें बर्बाद तो किया है हमने, लेकिन इसके बावजूद भी अब तुम्हारे ऊपर कोई और नजर नहीं उठा पाएगा। अब तुम हमारे प्रोटेक्टरेट रहोगे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम अपना पूरा ध्यान डेवलपमेंट पर लगाओ, सेना के ऊपर बिल्कुल काम मत करो। और ऐसा कहते हुए अमेरिका ने ना जाने कितने सैनिक जापान में भर दिए, लेकिन जापान ने अपने संसाधनों का पूरी तरह से डेवलपमेंट में फोकस किया, दुनिया की टॉप 3 जीडीपी बनकर खड़ा हुआ, लेकिन उसके उलट अमेरिका ने उसके साथ फिर से टैरिफ गेम खेल दिया कि तुम अब बड़े हो चुके हो तो अब तुम्हारी सुरक्षा मैं करूं, इसके लिए जरूरी है कि तुम मेरे साथ टैरिफ में डील करो। कुल मिलाकर के अमेरिका ने जिन जिन देशों के साथ संरक्षण की नीति अपनाई उन सबको एक साथ ही इसने बराबर कर दिया। इस बराबर हुए कारनामे को दुनिया देख रही थी। अमेरिका ने किसी ऐसे देश को भी नहीं छोड़ा जहां इंसान ना रहता हो। पेंगुइन्स तक के ऊपर टैरिफ लगाई, काफी मजाक इस बात के ऊपर बनकर आई। इसी बीच में दुनिया में इनके मित्र राष्ट्रों के द्वारा प्रतिक्रियाएं भी आई। आपको याद होगा जब अप्रैल 3 के दिन टैरिफ लगने की घोषणा हुई थी तो ट्रंप के जितने भी मित्र राष्ट्र थे उन्होंने इसे गलत करार दिया था। जापान ने तो यह तक कहा था कि अगर आप ये करते रहे तो हम WTO ले जाएंगे आपके मामले को, लेकिन कोई कहां ही बोल सकता है। एंथनी अल्बनीज जो है वो बोल पड़े थे और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ कहा था, दिस इज नॉट ए एक्ट ऑफ अ फ्रेंड, ये किसी मित्र का किया कार्य नहीं हो सकता। अब जब मित्र का किया कार्य नहीं हो सकता तो हमारे देश में तो एक कहावत चलती है ना कि मित्र की परीक्षा विपरीत समय पर ही होती है। ऐसे में एल्बनीज ने उस समय यह संदेश देते हुए अमेरिका को कह दिया था कि ये जो कृत्य आपने किया है ये आपकी
शोभा नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि आपने हम पर टैरिफ लगाया है, ठीक है, लेकिन हम आपको 10% टैरिफ भी क्यों दें? आपका तरीका हमें पसंद नहीं आया, मित्रता का तरीका पसंद नहीं आया। लेकिन ट्रंप के ऊपर धुन सवार थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साहब, मैं तो टैरिफ लगाऊंगा। हालांकि उन्होंने उस समय 90 दिन का बैरियर लगाया कि भाई 90 दिन में सब लोग नेगोशिएट करने आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, उसको जरूरत नहीं थी। इनकी असली टसल तो इनसे चल रही थी कि भैया तुम नंबर 2 पर कैसे आ गए हो। ये होता भी है, नंबर 1 और नंबर 2 की जो लड़ाई है उसमें ये दोनों आपस में झगड़ रहे थे, दुनिया लेकिन बढ़िया से पिस रही थी। ताजा ताजा अभी इन्होंने 90 दिन की पूर्ति के बाद 14 देशों के ऊपर टैरिफ अनाउंस किए, और उन टैरिफ में जो नाम निकल कर आया वो जापान और साउथ कोरिया दोनों का नाम निकल कर आ गया था कि इन दोनों को जो शुरुआत में टैरिफ 3 अप्रैल को दिए गए थे वही टैरिफ फिर से पकड़ा दिए। ये ऑस्ट्रेलिया ऑब्जर्व कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया को यह समझ में आ गया कि ट्रंप के साथ मित्रता का कोई मतलब नहीं है, यह व्यावहारिक केवल एक चीज को लेकर है कि इनको धंधा चाहिए, पैसा चाहिए। और चूंकि ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसी बात कह चुके हैं, तो हर कोई व्यक्ति अपने देश को महान बनाने के बारे में विचार कर सकता है। अमेरिका से अमेरिका के जो मित्र थे वो धीरे धीरे छिटकने लगे। ट्रंप के चलते अमेरिका ने जिस तरह से साउथ चाइना सी में चाइना के सामने ताइवान को खड़ा किया, अब यह चुनौती बन गई कि कल को ताइवान के साथ अगर संघर्ष हुआ तो क्या ऑस्ट्रेलिया और जापान जो हिंद महासागर में हैं वो अमेरिका के साथ चीन के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? यह सवाल बड़ा है। क्यों बड़ा है? असल में ताइवान और चीन के बीच का जो संघर्ष है यह कईयों बार हमने आपसे डिस्कस किया है। फिर भी मैं एक बार के लिए आपको बता दूं कि चीन अपने दक्षिण में जो ये पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, इसे दक्षिणी चीन सागर कह के पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसके दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा स्थान है ताइवान, जो कभी चीनी लोगों के ही द्वारा, जो चीन में थे उनके अपोजिशन पार्टी के लोग जो भाग करके इस आइलैंड पर आकर बस गए, उन द्वारा शासित रहता है। ताइवान लेकिन अमेरिका के प्रयासों से अब अपनी पहचान चाहता है। माना शुरुआत में वो चाइनीज थे, चाइना में अपोजिशन जो साम्यवाद आया उसके खिलाफ ये लोग उठ करके इस तरफ चले आए और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने लगे। इसीलिए ताइवान वाले लोग भी अपने आप को चाइना ही बोलते हैं। एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है। ऐसे में दोनों सेम नाम साझा करते हैं, तो दुनिया के सामने जब भी ये लोग जाते हैं तो जिन्हें चाइना से पंगा नहीं लेना होता या चाइना को जो लोग सही मानते हैं वो कहते भी यही है कि चाइना तो एक ही है, अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों एक ही कंसीडर किए जाएंगे। दुनिया के अधिकांश देश इसी स्टैंड को मानते हैं। लेकिन ताइवान ने कुछ समय पूर्व अपनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे जो ग्रोथ पाई, उससे अमेरिका हिल गया। असल में ताइवान एक छोटू सा आइलैंड नेशन जरूर है, या कहिए कि चाइना का एक ऐसा हिस्सा जरूर है, लेकिन इसने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आज दुनिया की टॉप जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली जैसे कंपनी अमेरिका में एनवीडिया है, ऐसे फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों का जो जन्म स्थान है वो ताइवान रहा। इन्होंने टेक्नोलॉजी में जिस तेजी से काम किया, दुनिया की नजर में यह दिखने लगे कि यार ये तो पर कैपिटा इनकम में बहुत तेजी से निकल रहे हैं। अब अमेरिका के लिए ये पोटेंशियल ग्राहक बन गए। पोटेंशियल ग्राहक का मतलब है कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हें उधार में या फिर बेचकर वेपन देंगे। अमेरिका को कुल मिलाकर के दुनिया भर को हथियार बेच के एक बार में पैसा कमाना होता है। इसने इन दोनों को झगड़वाना शुरू किया। ताइवान से कहा कि तुम स्वतंत्रता के सपने क्यों नहीं देखते, तुम स्वतंत्र राष्ट्र हो जाओ। चाइना सर हमको मार डालेगा। चाइना ने कहा अरे भाई हमारे अपने लोग हैं, जाकर उधर बस गए हैं, हम इन दोनों को एक ही रखेंगे। चाइना बोलता है कि हम दोनों एक रहेंगे, अमेरिका कहता है कि नहीं बेटा तुम्हारे पास अब पैसा हो गया है, पैसा हो गया है, आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, हम तुम्हारे ऊपर दांव खेलेंगे और तुम्हारे ऊपर खूब सारा हथियार बेचने का प्रयोग करेंगे। हुआ भी यही। ताइवान और चाइना एक दूसरे के खिलाफ अमेरिका के उकसावे से काफी ज्यादा आमने सामने खड़े हो गए हैं। इसका एक मैं आपको ताजा नमूना देता हूं। जब मैंने कुछ दिन पूर्व ही आपके सामने एक सेशन किया जिसमें बताया कि जो नाटो है, जो अमेरिका के अधीन या कहिए अमेरिका के सहयोग से बना हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लगभग 32 देश हैं,
उसके जो चीफ हैं उन्होंने ताजा ताजा ही लोगों को यह चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में चीन और ताइवान की लड़ाई होने वाली है। और नाटो चीफ की इस बात के ऊपर हमने सेशन भी किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह से अमेरिका इसे उकसा रहा है, चाइना को यह रास नहीं आएगा। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मतलब इस समय इकोनॉमी भी है, पावर भी है। ऐसे में यह आने वाले समय में ताइवान को खुद से अलग होते हुए नहीं देख सकती। ट्रंप ने बाइडेन ने अपने लेवल पर इनके साथ सैंक्शन खेले थे, लेकिन फिलहाल जो ट्रंप आए हैं ये केवल वेपन बेचने का ही काम ताइवान के साथ कर रहे हैं। इसी के चलते मैंने नाटो चीफ ने जब ताइवान के लिए चेतावनी दी थी उस पर पहले आपके साथ सेशन किया था। अब नाटो चीफ ने तो चेतावनी दे दी थी कि सर आने वाले समय में चीन और ताइवान आमने सामने हो सकते हैं। ट्रंप के थोड़ा देर से समझ में आई। ऐसे में ट्रंप ने अपनी तरफ से अपने लोगों को कहा कि यार जरा बताओ कि गलती से नाटो चीफ की बात सही निकल जाए। सही निकल जाए से मतलब है कि ताइवान युद्ध में उतर जाए चाइना के साथ, तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा जरा यह मालूम करवाइए। इस बीच में ताइवान ने चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने क्षेत्र में आता हुआ देखा। ताइवान ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि सर चाइना वाले हमारे ऊपर एयरक्राफ्ट दौड़ा दे रहे हैं, नेवल वेसल्स को हमारे चारों तरफ चक्कर कटा दे रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को यह समझ में आता है कि भाई ताइवान के मामले में हम लोगों को थोड़ा सजग हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान के लिए आपस में हमें झगड़ना पड़ जाए। चीन के साथ अगर संघर्ष हुआ तो क्या होगा। इसी बीच में न्यूज आना शुरू हुई अपने मित्रों से, जिसमें यूएस डिमांड करता है क्लैरिटी फ्रॉम अलाइज ऑन देयर रोल इन पोटेंशियल वार ओवर ताइवान। ऐसा एफटी यानी फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया। ये रॉयटर इसको इस तरह से रिपोर्ट करता है। रॉयटर ने कहा फाइनेंशियल टाइम्स का, तो ये फाइनेंशियल टाइम्स की कटिंग है जिसमें ये न्यूज एक्सक्लूसिव तरीके से बाहर आती है कि यूएस डिमांड्स टू नो व्हाट अलाइज वुड डू इन इवेंट ऑफ वॉर ओवर ताइवान। तो इनको यह समझ में आया कि नाटो चीफ ने तो ताजा ताजा धमकाया है, हमारी नीतियों के चलते कोई हमारे साथ युद्ध में आएगा भी कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाटो को तो इन्होंने, ट्रंप ने यह कहकर के उकसा रखा है कि तुम पूरा पैसा नहीं भरते हो, सारा पैसा भरो तब जाकर तुम्हारे साथ खेलेंगे। ऐसे में यह बड़ा सवाल बन गया कि अमेरिका के साथ कोई संघर्ष में होगा या अमेरिका अकेला संघर्ष करने जाएगा। इसलिए इन्होंने इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो देश हैं, जैसे इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया है और पैसिफिक ओशन के साथ लगा हुआ जापान है, इनके राष्ट्र के इनके जो विदेश मंत्री हैं या फिर इनके सेक्रेटरीज हैं, उनको बुला बुला करके अमेरिका के पेंटागन की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूछा गया कि बताओ भाई अगर संघर्ष हुआ तो तुम हमारे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। बस हमारे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे यह सवाल किया गया और बस इसी सवाल को सुर्खियां मिल गई हैं। ऐसी बातें जो पब्लिक में नहीं थी, ऑन कैमरा नहीं थी, जानकारी मिली कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से भी पूछा है बताओ भाई तुम युद्ध होगा तो हमारे साथ हो गया नहीं। इस बात को जब इनके अंडर सेक्रेटरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा अमेरिका के लिए तो यह कॉमन सी बात है, अमेरिका पूछता है। तो क्या जापान कुछ बोला? जापान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया के साथ मिलकर के एक गठबंधन बनाते हैं जिसका नाम क्वाड है। बिल्कुल है। क्वाड में इंडिया ने साफ कर रखा है कि हम उसे एक वेपन का या फिर कहिए तो डिफेंस सेक्टर के रूप में यूज नहीं करने वाले। हमारा उद्देश्य एक दूसरे का सहयोग करना जरूर है, लेकिन चीन के खिलाफ हम क्वाड का उपयोग करें एक्सटेंडेड नाटो बनकर, यह हमें नहीं पसंद है। तो इंडिया के कम पक्ष लेने की वजह से क्वाड की प्रासंगिकता पहले ही सवालों के घेरे में है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्या ये वाकई में एक होकर के चीन के खिलाफ लड़ेंगे? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें